हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल अनुभव एजुटेक में। स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम रहने की वजह से जो हम टॉपिक न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन समझ रहे थे तो वो कंप्लीट नहीं हो पाया था। तो उससे पहले हमने इम्पल्स वाला जो टॉपिक है वो समझ लिया था। तो आज हम जो अपनी वीडियो की स्टार्टिंग करेंगे वो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन से रहेगी। और जो है हम क्लास 9th फिज़िक्स के चैप्टर 1 से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं वो पहले ही कवर कर चुके हैं। तो इन सभी टॉपिक्स को क्लियरली समझने के लिए आप वे सभी वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। देखिए, जो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन है इसको एक्शन रिएक्शन लॉ भी बोला जाता है। तो इसको एक्शन रिएक्शन लॉ क्यों बोला जाता है ये आपको अभी इसके स्टेटमेंट से समझ आ जाएगा जब हम इस लॉ को समझ लेंगे। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या कहता है कि एवरी एक्शन हैज़ इट्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, कि हर एक एक्शन का एक अपोजिट और इक्वल रिएक्शन होता है। जैसे कि ये कोई दो ऑब्जेक्ट है ए और बी, तो अगर ए बी पर कोई एक्शन फोर्स अप्लाई करती है तो बी भी उतना ही अपोजिट डायरेक्शन में एक रिएक्शन फोर्स अप्लाई करेगी। यानी इसे हम ऐसे समझ सकते हैं, when two bodies A and B exerts force on each other, the force action of A on B, तो A ने B पर जो फोर्स अप्लाई किया उसे हम एक्शन फोर्स बोल सकते हैं, FAB is always equal and opposite of the force of B on A, तो B ने जो A पर फोर्स लगाया उसको हम FBA से डिनोट कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो फोर्स है ये क्या होंगी, इक्वल होंगी। यहाँ पे आप देख रहे होंगे लिखा है FAB इज इक्वल टू माइनस FBA, ये माइनस साइन क्यों यूज़ किया है, तो इसका एक फिजिकल सिग्निफिकेंस है। देखिए, फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसकी की कोई डायरेक्शन होती है। तो यहाँ जो फोर्स है उनकी क्या है, एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन है बट वैल्यू इक्वल है। तो अपोजिट डायरेक्शन है, इस वजह से यहाँ पे निगेटिव साइन को यूज़ किया हुआ है डायरेक्शंस को अपोजिट शो करने के लिए। तो ये क्लियर आपको समझ आ रहा हो। बाद में हम डेली लाइफ से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स के थ्रू भी न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को समझेंगे। लेकिन पहले इसके स्टेटमेंट को हमने क्या समझा कि एवरी एक्शन हैज़ इट्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी कि अगर कोई एक ऑब्जेक्ट दूसरी ऑब्जेक्ट पर कुछ फोर्स अप्लाई करती है तो दूसरी ऑब्जेक्ट भी पहले वाले फोर्स पर अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही फोर्स अप्लाई करेगी। यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स को समझते हुए चलते हैं। तो इट में बी पॉइंटेड आउट डैट द एक्शन एंड रिएक्शन आर ऑलवेज इक्वल, तो ये समझने वाली बात है कि एक्शन और रिएक्शन फोर्स जो है वो क्या होते हैं, ऑलवेज इक्वल होते हैं। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि इनकी जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे की क्या होती है, अपोजिट होती है। ऑफ द फैक्ट दैट द टू बॉडीज आर एट रेस्ट और इन मोशन और वेदर द फोर्स अपीयर्स ड्यू टू देयर एक्चुअल फिजिकल कॉन्टैक्ट और एक्ट फ्रॉम ए डिस्टेंस फर्दर एज द एक्शन एंड रिएक्शन डू नॉट अप्लाई ऑन द सेम, यहाँ पे आ गया ना था बॉडीज। तो देखिए, यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान देना, कई बार MCQ में पूछ लेता है कि जो एक्शन और रिएक्शन फोर्स है वो एक ही ऑब्जेक्ट पर अप्लाई होती है क्या, तो ये क्या होगा, गलत। जो एक्शन रिएक्शन फोर्स है वो कभी एक ऑब्जेक्ट पर अप्लाई ना होकर के दो डिफरेंट बॉडीज़ पर अप्लाई होती है। जैसे कि पहली बॉडीज़ ने दूसरी बॉडी पर क्या किया, कुछ फोर्स एक्शन फोर्स अप्लाई किया, तो दूसरी बॉडी ने पहली बॉडी पर कुछ रिएक्शन फोर्स अप्लाई किया। तो ध्यान रखिएगा, दो अदर बॉडीज़ पर एक्शन और रिएक्शन फोर्स क्या होता है, अप्लाई होते हैं। तो ये पॉइंट यहाँ से आपको ध्यान रखना है। देखिए, यहाँ पे क्या बोला है कि जो एक्शन रिएक्शन फोर्स है, ठीक है, दे नेवर कैंसिल ईच अदर, कहने का मतलब है कि वे अपना जो इफेक्ट है उसको शो करती है। टू एलोबरेट, बॉडी इज नॉट एट रेस्ट बिकॉज द रिएक्शन ऑन इट ड्यू टू द बॉडी बी इज इक्वल एंड अपोजिट। तो देखिए क्या कहा है कि कोई बॉडी ए रेस्ट में नहीं होती क्योंकि जो रिएक्शन होती है ड्यू टू बॉडी बी वो क्या होती है, इक्वल होती है और अपोजिट होती है। यानी कि अगर ए की वजह से बी बॉडी कुछ फोर्स जो है फील कर रही है तो बी की वजह से भी ए क्या करेगी, कुछ फोर्स फील करेगी, यानी कि ए जो है वो रेस्ट में नहीं रहेगी। ठीक है, इसको विस्तृत रूप से समझने के लिए हम ये जो एग्जाम्पल है नीचे टेबल वाले, इनके अकॉर्डिंग भी चीज़ें समझेंगे। तो देखिए, यहाँ पे कोई बुक है और जो कि टेबल पे रखी हुई है, तो जैसे ही बुक क्या करेगी, टेबल पर कुछ फोर्स अप्लाई करेगी, तो टेबल भी क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में बुक पर कुछ फोर्स अप्लाई करेगी। ओके,
तो बॉडी इज रेस्ट बिकॉज इट्स वेट गेट्स कैंसल्ड बाय द रिएक्शन। तो यहाँ पे देखिए, हमने वैसे तो कहा कि जब दो बॉडीज एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो क्या होनी चाहिए, मूव होनी चाहिए। लेकिन ऐसा हम नहीं देखते हैं प्रैक्टिकली। क्यों नहीं देखते हैं? क्योंकि देखिए, जब बुक को हम टेबल पे रखेंगे तो नीचे की तरफ एक एक्शन फोर्स लगेगा जो कि इक्वल होगा बुक के वेट के, यानी कि W के इक्वल। साथ ही जो टेबल है वो बुक पर ऊपर की तरफ एक रिएक्शन फोर्स, यानी जिसको R से डिनोट किया है, वो अप्लाई करेगी। और यहाँ जो रिएक्शन फोर्स और जो W है उनकी डायरेक्शन क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है, जो एक दूसरे के नेट इफेक्ट को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। तो इस तरीके से बुक जो है हमको वो रेस्ट की पोजीशन में ही दिखाई देगी, रेस्ट की पोजीशन में ही मिलेगी। तो चलिए इसको आगे और समझ लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है ये, ए बुक लाइंग ऑन ए टेबल। तो क्या है, कोई बुक जो है टेबल पर रखी हुई है। एक्सर्ट ए फोर्स, तो क्या करती है बुक जो है, कुछ फोर्स अप्लाई करती है, इक्वल टू इट्स वेट। तो जितना उसका वेट है W, उसके इक्वल कुछ फोर्स जो है अप्लाई करती है। ध्यान रखिएगा, वेट जो है वो एक टाइप का फोर्स ही होता है, ठीक है। इसी वजह से जो वेट की SI यूनिट है वो क्या होती है, न्यूटन। कई बार हम सोच लेते हैं कि वेट की जो यूनिट है वो किलोग्राम होती है, बट ऐसा नहीं है। जो मास है उसकी SI यूनिट क्या होती है, मास की SI यूनिट होती है किलोग्राम। तो क्या बोला है कि कोई बुक टेबल पे रखी हुई है और वो अपने वेट के इक्वल क्या करती है, फोर्स एक्सर्ट करती है, फोर्स लगाती है टेबल के सरफेस पर इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, नीचे की तरफ। द टेबल एक्सर्ट एंड इक्वल फोर्स, तो टेबल भी क्या करेगी, एक इक्वल फोर्स एक्सर्ट करेगी ऑन द बुक। किस डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में, जैसे कि डायग्राम में दिखाया हुआ है कैपिटल R। द फर्स्ट इज कॉल्ड एक्शन। तो देखिए, जो बुक ने टेबल पे फोर्स अप्लाई किया जो कि वेट है, उसे क्या बोलेंगे हम, एक्शन। एंड सेकंड इज कॉल्ड रिएक्शन। और जो टेबल ने बुक पर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया वो क्या है, रिएक्शन। देखिए, इनको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि W इज इक्वल टू -R। जैसे कि हमने समझा कि FAB इज इक्वल टू -FBA, यानी W और R क्या है, वैसे तो इक्वल है लेकिन डायरेक्शन में क्या है, अपोजिट। इस वजह से हमने क्या किया, निगेटिव साइन यूज़ किया। अब अगर हम इन दोनों का सम, इन दोनों का एडिशन ले, यानी रिजल्टेंट फोर्स ले, तो क्या आता है, 0। इस वजह से ही जो बुक है वो क्या होती है, रेस्ट की पोजीशन में हमको मिलती है, क्योंकि इन दोनों का जो नेट इफेक्ट है वो कितना होगा, 0 होगा। आगे कुछ और एग्जांपल्स के थ्रू इस लॉ को जो है हम समझेंगे। तो बाद में भी आप एक बार और अच्छी तरीके से वीडियो को देखना। वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई डाउट रहा हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा। और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, अगर पसंद ना आए तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्या है, व्हेन ए पर्सन वॉक्स ऑन द रोड। तो देखिए, जब कोई आदमी रोड पर चलता है, ही प्रेसेस द ग्राउंड, तो क्या करेगा, ग्राउंड को प्रेस करेगा, ठीक है, इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि फोर्स ऑफ रोड बाय यू, हमने जो रोड पर फोर्स अप्लाई की तो उसकी डायरेक्शन क्या है, पीछे की तरफ है, बैकवर्ड डायरेक्शन है। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, एक्शन फोर्स या एक्शन। एंड द ग्राउंड एक्सर्ट एंड इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन द पर्सन। तो ग्राउंड क्या करेगी, आगे की तरफ, ठीक है ना, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो हमारा पैर है उस पर फोर्स अप्लाई करेगी। क्लियर है ये बात, इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। इसके अलावा जो हमारे पैर का वेट है तो उसकी जो डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ होगी, और इसका जो रिएक्शन है, नॉर्मल फोर्स जिसको हम बोलते हैं, वो ऊपर की तरफ होगी। तो नॉर्मल फोर्स और वेट एक दूसरे के जो नेट इफेक्ट है उसको क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि देखिए, जब हम कुछ फोर्स एक्सर्ट करते हैं सड़क पर, रोड पर, तो रोड भी क्या करता है, अपोजिट डायरेक्शन में आगे की तरफ हमारे पैर पर उतना ही फोर्स अप्लाई करता है, जिसको हम रिएक्शन फोर्स बोलेंगे। तो इस तरीके से जो एक्शन रिएक्शन लॉ यानी न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, तो वो यहाँ पे भी अप्लाई हो जाता है इस तरीके की इवेंट्स में। नेक्स्ट है इन द रॉकेट्स। तो देखिए, रॉकेट्स में द बर्न्ट गैसेज आर एग्जॉस्टेड। तो जो बर्न्ट गैसेज है वो क्या होती है, जलती है। किस डायरेक्शन में, आप यहाँ पे देख रहे होंगे फिगर 2.26 में, जो बर्न्ट गैसेज है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करती हैं विद ए ग्रेटर फोर्स। तो वो क्या करेगी, जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेटर फोर्स अप्लाई करेगी, तो उसको ही हम क्या कहते हैं, एक्शन। एंड दीज गैसेज एक्सर्ट एंड इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। तो इस वजह से क्या होगा कि रॉकेट पर भी ऊपर के डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में एक अपोजिट फोर्स और इक्वल फोर्स क्या होगा, अप्लाई होगा।
ऑन द रॉकेट इन द वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, जिसको क्या कहेंगे, रिएक्शन। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि एक्शन का एक अपोजिट डायरेक्शन में और इक्वल रिएक्शन मिल रहा है। तो इस तरीके की प्रोसेस में भी, इस एग्जाम्पल पर भी न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई हो रहा है। कई बार क्या करते हैं एग्जामिनेशन में, कोई इस टाइप का ही कोई एग्जाम्पल दे देते हैं और पूछते हैं कि बताइए कि इस पर कौन सा लॉ जो है अप्लाई हो रहा है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन या थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो आपको ध्यान रखना है इन एग्जाम्पल्स को, और इन एग्जाम्पल्स को आप कब ध्यान रखेंगे, जब आपको वो लॉ जो हमने बताया है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन वो क्लियरली समझ आ गया होगा। तो ये हमने न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है और उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स को डिस्कस किया। देखिए इसके अलावा हम बहुत सारे और एग्जाम्पल्स हैं। क्या एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि कोई एक गुब्बारा है, ठीक है, और इस गुब्बारे में क्या कर दी जाए, कुछ हवा भर दी जाए, और जैसे ही हम यहाँ जो जहाँ से हवा भरते हैं, जो गुब्बारे का मुंह है, ठीक है, यहाँ से उंगलियों को हटा लेंगे तो क्या होगा, जो एयर है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी, जिसकी वजह से जो गुब्बारा है वो अपवर्ड डायरेक्शन में क्या कर जाएगा, मूव कर जाएगा। क्लियर है। तो इसके अलावा जो दिवाली पे रॉकेट ऊपर की तरफ हम जलाते हैं तो उस पर भी क्या अप्लाई होता है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इसके अलावा कोई स्विमर हो, और स्विमर क्या है, पानी में तैर रहा हो, तो स्विमर क्या करता है, पानी पर पीछे की तरफ जो है कुछ एक्शन अप्लाई करता है, कुछ फोर्स अप्लाई करता है, जिसकी वजह से जो वाटर है, पानी है, वो भी आगे की तरफ फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्विमर पर कुछ फोर्स अप्लाई करता है, जिस वजह से स्विमर जो है वो तैर पाता है। ठीक है। तो ये सभी इसके अलावा बोट का जो एग्जाम्पल है, तो बोट पे भी सेम टू सेम स्विमर वाला ही केस जो है अप्लाई होता है। तो ये सभी क्या है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। इससे पहली वीडियो में मैं फिर से बता रहा हूँ कि इम्पल्स वाला जो टॉपिक है वो हम कवर कर चुके हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है, तो उसे देखना ना भूलिएगा। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, साथ ही न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन से रिलेटेड कुछ अदर एग्जाम्पल्स को भी डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।